मेरिट ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। राइट डाउन मेरिट। अच्छा, मैं आपसे बोला था तो मेरिट्स क्या क्या है। ही गेव, पहला मेरिट में ही गेव एन elaborated and comprehensive system of classification based on broad range of physical and chemical properties। उस समय का सबसे अच्छा ये पीरियोडिक टेबल था जिसमें अच्छे से जितने भी एलिमेंट थे उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो था वो क्या होता था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो था वो अच्छे से एक्सप्लेन करता था। टेस्ट क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट क्वेश्चन? साक्षी। टेस्ट क्वेश्चन सब फंडामेंटल बुक से आया हुआ है। जब डाउट पूछते तो पूछते ही नहीं हो। पेपर हो गया ना तुम लोग का? अब टेस्ट क्वेश्चन कौन सा है? फंडामेंटल बुक का एक क्वेश्चन दिया मैंने, करेक्शन है क्या? ओके, नंबर लिख के भेज देना, मैं करता हूं। नेक्स्ट जो है, ही ब्रॉडली लेफ्ट सम गैप इन डिस्कवर्ड एलिमेंट, इट्स लेट्स टू डिस्कवर द सम न्यू एलिमेंट्स। एक और बेनिफिट्स ये मिला कि जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर रहा था तो कुछ कुछ जो उसको उस समय नहीं एलिमेंट सर्च हुए थे तो वहां उसने गैप छोड़ दिया था। गैप छोड़ने से क्या फायदा? लोगों ने मालूम करना स्टार्ट कर दिया कि उस एलिमेंट, वो एलिमेंट है कौन जो यहाँ गैप में है। तो इससे हमें आसानी से मिल गया ये एलिमेंट ये है जो हमें अभी तक उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट डिमेरिट। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट तो ये है कि जैसे जैसे एटम और मिलता चला गया ये प्रॉपर्टीज सही से काम नहीं कर रहा था, टेबल काम नहीं कर रहा था। तो डिमेरिट में क्या है? सम एलिमेंट्स विथ हाइयर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक वेट element in order to maintain similar chemical nature of the element and called inverted pair of anomalous pair। कह रहा है कि कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, कुछ कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट ज़्यादा थे फिर भी उसको कुछ कुछ एटॉमिक वेट के पहले इसको रखा गया था। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था ना, लेकिन पहले कुछ कुछ एलिमेंट को पहले रख दिया था, बाद में जो उसका वेट कम था उसको बाद में रखा था। जबकि बहुत सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने भरा था। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए कुछ एलिमेंट को जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा था वो एटॉमिक नंबर जिसका कम था उसके पहले इसने रख दिया था। तो एनोमेलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर। एनोमेलस का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर। तो नेक्स्ट जो है एनोमेलस पेयर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसने जो पीरियोडिक टेबल में रखा था जिससे आर्गन और पोटेशियम को जो मेंडलीव टेबल में रखा था उनका प्रॉपर्टीज एनोमेलस था, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग था। कोबाल्ट एंड निकेल जो उसने रखा था दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग था। तो लिख लेना एनोमेलस का मतलब होता है डिफरेंट। टेलेनियम और आयोडीन, थैलियम एंड पीए, प्रोमिथियम, ये दोनों का सबका प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन इसने एक ही बॉक्स में रखा था। नेक्स्ट जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट मेड क्लियर। हाइड्रोजन का जो पोजीशन था अभी तक क्लियर मेंडलीव ने सही सही नहीं बता रखा था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। उसके बाद है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड आर अनसर्टेन। जो लेंथेनाइड्स थे, जो आज के टाइम हम लेंथेनाइड बोलते हैं, उसका पोजीशन फिक्स नहीं था कहाँ रखा जाए। नो प्लेस फॉर नोबल गैस और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जीरो ग्रुप का उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो बाद में रामसे ने किया था। उसके बाद अब्सेंस ऑफ सिमिलरिटी इन सब ग्रुप, अल्कली फर्स्ट ए एंड क्वाइनेज मेटल फर्स्ट बी। जो
सिमिलरिटीज है सब ग्रुप में, अल्कली मेटल में और क्वाइनेज मेटल में। अब्सेंस ऑफ सिमिलरिटीज, उस समय उसने इंडिकेट नहीं किया था कि फर्स्ट ए में और क्वाइनेज मेटल जो है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, उनमें क्या सिमिलरिटीज है। आइसोटॉप्स आर नॉट इंक्लूड, आइसोटॉप्स के बारे में उसने इंक्लूड नहीं किया था। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आर इज नॉट नोन, एक पीरियोडिसिटी यानी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिसिटी में रेडियस क्यों बढ़ रहा है, रेडियस क्यों घट रहा है, इस सब चीज का नॉलेज उसने नहीं दिया था, ये उसका ड्रॉबैक है। अब हमारा जो मेंडलीव का हमने ये सब पढ़ा, अब हमारे को है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसका मोस्ले ने डिस्कवर्ड किया था। तो ऐसा नहीं कि मोस्ले ने एटॉमिक नंबर निकाला था, तो हेडिंग डाल लेना या लिखो तो सही है, सुनना, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है दो एलिमेंट, बाइनरी मीन्स दो, जैसे NaCl इज ए बाइनरी, क्योंकि एक सोडियम है और Cl है, ठीक है। जब पूछता हूं कि डाउट पूछो तो उस समय पूछते नहीं तुम लोग, अब जब एग्जाम में आता है तब बोलते हो। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का सबसे पहले एक इक्वेशन दिया था मोस्ले ने, तो पहले सुन लो इसका, मोस्ले ने क्या क्या बताया। अब मान लो हमें किसी नए एलिमेंट का सर्च हुआ, उसका हमें एटॉमिक नंबर निकालना है कि हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए। तो मोस्ले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लिखेंगे या लिखे होगे आप। मोस्ले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, 3-4 जिसका एटॉमिक नंबर नोन था, जो पहले से ऑलरेडी हमें मालूम था। जैसे मान लेते हैं सोडियम का है, कैल्शियम का है, पोटेशियम का है, इसका हमें एटॉमिक नंबर पहले से मालूम था। उसने क्या किया, इसमें से अल्फा रे पास करवाया, सॉरी इसमें से एक्सरे स्कैटरिंग करवाया, एक्सरे पास करवाया, इसमें से एक्सरे पास करवाया, इसके ऊपर बम्बार्मेंट कराया एक्सरे का, इसने एक्सरे का बम्बार्मेंट कराया सारे। इनका हमें एटॉमिक नंबर मालूम था, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था, एटॉमिक नंबर मालूम था हमें, उस समय मालूम था। जो नए एलिमेंट आने वाले थे उनका एटॉमिक नंबर के बारे में वो जानकारी दे रहा था कि नए एलिमेंट को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। अब सोचो तुम कुछ चीज मान लो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो या 10th क्लास में या ऐसे देते हो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जब देते हो तो उस चीज को पहले क्या करते हो, पहले ऑब्जर्व करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो फिर ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखते हो, उसके बाद उस पे फिर क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, फिर एक इक्वेशन बनाते हैं हम। जैसे मान लो हमें नेचुरल नंबर का सम 1 to 100 का सम हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला पहले से आया होगा क्या, नहीं, पहले क्या किया हो गया होगा, नेचुरल नंबर का सम देखा गया होगा, देखने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया गया होगा, फॉर्मूला सेट कर गया तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बता दिया गया। उसी तरह मोस्ले ने एक इक्वेशन बनाया, उसने एटॉमिक नंबर लिया जिसका एटॉमिक नंबर नोन था, एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर नोन था, उसने एक्सरे पास करवाया, एक्सरे पास करवाने के बाद उसने एटॉमिक नंबर में यानी जेड में और इसका फ्रीक्वेंसी में दोनों के बीच में कुछ उसने एनालिसिस ऑब्जर्वेशन लिखा कि एटॉमिक नंबर ये है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे एक्सरे का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये एक्सरे है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इस एटम से पास हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, इस एटम से पास हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, दूसरे एटम से पास हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद उसको एक ऑब्जर्वेशन आया और उसने एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या निकाला, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जे
ए जेड माइनस बी, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहां ये है फ्रीक्वेंसी और ये है एटॉमिक नंबर, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे नेचुरल नंबर का सम होता है, तो हमें नेचुरल नंबर का सम ऐसे थोड़ा कि पहले से आया होगा, हम जानते थे पहले से, ये पहले से फॉर्मूला है, नहीं ना। क्या हुआ होगा, पहले सम निकाला गया होगा, एनालिसिस किया गया होगा, तब फॉर्मूला बनाया गया होगा। या कोई भी चीज का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मान लो तुम बना रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला थोड़ा पहले से हुआ होगा, पहले ऑब्जर्व किया गया होगा, फॉर्मूला सेट किया गया होगा, बहुत सारी चीजें उस पर वैल्यू रख के पुट करके देखा गया होगा, फिर वैल्यू आया होगा, तब हम फॉर्मूला बनाए होंगे। तो उसी तरह से मोस्ले ने भी क्या किया, एक एटॉमिक नंबर निकालने के लिए किसी अननोन एलिमेंट का, उसने जिसका एटॉमिक नंबर नोन था उससे एक्सरे पास करवा के फ्रीक्वेंसी में और जेड में एक ऑब्जर्वेशन लिखा। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद उसने एक इक्वेशन दिया, किसमें, फ्रीक्वेंसी में और एटॉमिक नंबर में। तो मोस्टली गिव्स द रिलेशन बिटवीन, गिव ए इक्वेशन इन विच रिलेशन बिटवीन frequency and z atomic number where a and b is constant। तो हम डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि ये मोस्ले का इक्वेशन है, जिससे कि मोस्ले ने एक्सरे पास करवा के फ्रीक्वेंसी में और जेड में एक रिलेशन बताया था हमें। तो दिस वन इज कॉल्ड मोस्ले इक्वेशन टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर। तो जो अननोन एलिमेंट थे उसका एटॉमिक नंबर पास निकालना था, एटॉमिक नंबर, तो उससे एक्सरे पास करवाया जा रहा था। एक्सरे पास करवा के एक्सरे का वैल्यू लिखा जा रहा होगा, फिर उसको जेड निकालना होगा। तो जब ये फ्रीक्वेंसी मिल जाता था तो ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया जाता था और जेड हमें निकल के चला आता था। तो हम उस तरह से एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें सिखाया किसने, मोस्ले ने। तो मैं अब पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखने के लिए आपको मैं बोला भी था, तो मैं अभी यहाँ पर राइट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मैं बोला था लिख के लाने के लिए। मैं केवल समझाता जाऊँगा जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वहाँ तक समझाता रहूँगा मैं, और फिर जहाँ तक लॉजिकल आएगा वहीं के बाद मैं बताना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं पेज नंबर 2 पे पढ़ रहा हूँ। मोस्ले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा। यानी मोस्ले ने एटॉमिक नंबर के बारे में एक इक्वेशन दिया, जिसने कि उस एटॉमिक नंबर से एक्सरे पास कर रहा था, और एक्सरे पास करके उसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा था। एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट बाय bombarding the element with cathode ray and these emitted respectively X-ray of characteristics frequency। यानी उसने सारे एलिमेंट से क्या पास कराया, कैथोड रे पास करवाया। ही पास कैथोड रे, और यहां से क्या निकला, एक्सरे निकला, एक्सरे निकल रहा था। अब बोलोगे सर कैथोड रे क्या होता है, तो कैथोड रे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में टीच करेंगे। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे 10th क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स का जब सर्च किया गया था तो एक ग्लास ट्यूब लिया गया था। ग्लास ट्यूब में हम हाई वोल्टेज पास कर रहे थे, तो ये था एनोड, दिस वन इज एनोड और दिस वन इज कैथोड। तो कैथोड से एक लाइट निकला था, उस लाइट को बोला जाता है कैथोड रे, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी टीच करेंगे। तो जो कैथोड से रे निकलता है उसको हम बोलते हैं कैथोड रे, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैथोड रे। तो एक कैथोड रे पास किया गया, कैथोड रे का बम्बार्डमेंट कराया गया एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, और वहां से जो एक्सरे निकला उसका फ्रीक्वेंसी मेजर किया गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्टली डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग द एलिमेंट विथ कैथोड रे। कैथोड रे के थ्रू उसने बम्बार्डमेंट करा के एक्सरे स्पेक्ट्रा का फ्रीक्वेंसी निकाला। द एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिवली एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, और वहां से एक एक्सरे निकल रहा था, और जितने भी एलिमेंट थे सबका अलग अलग एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था।
फ्रीक्वेंसी सब मैच नहीं कर रहा था, अलग अलग था। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एक्सरे। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर को ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने एक इक्वेशन देना स्टार्ट किया जेड में और किसमें, फ्रीक्वेंसी में। क्या इक्वेशन दिया उसने, तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। दिस वन इज मोस्ले इक्वेशन वेयर ए एंड बी इज कांस्टेंट, जहां ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ऑफ एन एलिमेंट। द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ये जेड बढ़ेगा, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। जब जेड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता था, बढ़ता था। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता था तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होता था। तो वहीं ये बोल रहा है व्हेन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज देन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज देन एक्सरे का फ्रीक्वेंसी भी क्या होता था, बढ़ता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ए प्लॉट ऑफ रूट अंडर फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट जेड गिव ए स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ उन्होंने बनाया था, अब ग्राफ हम भी बना सकते हैं। अच्छा ये मेरे को बताओ, केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में या मैथ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखे क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ सीखे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ सीखे हो कि नहीं सीखे। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और यहाँ एक्स एक्सिस पे जेड है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और यहां पर ये है, और यहां लिखा हुआ स्लोप इक्वल टू ए, यानी स्लोप इक्वल टू क्या है, वैल्यू ए, जो कांस्टेंट ए और बी लिखता था। तो एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर रखा और वाई एक्सिस पे क्या रखा, फ्रीक्वेंसी रखा। दोनों के बीच में ग्राफ जब बनाया तो स्लोप पॉजिटिव आया और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आया, ठीक है। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ बना के हम देख सकते हैं। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में। ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप क्या था, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम चले आएंगे किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मुझे बताओ 2-3 क्वेश्चन, मोस्ले ने किसके क्या फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन दिया था, क्या फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन दिया था मोस्ले ने, जो हाँ एक आंसर आया मधुरा का, बाकी दूसरा आंसर आया साक्षी का, बाकी दोनों करेक्ट है। मोस्ले ने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन दिया था। अच्छा, क्या सब एटम, सारे एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, सबका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक ही हुआ करता था या अलग अलग होता था? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता था, जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था वो सब एटम के लिए क्या आता था, एक आता था या सब डिफरेंट? निकिता का आंसर आया, स्नेहा का, जॉय कोरे का, हाँ डिफरेंट हुआ करता था। अच्छा ए और बी क्या है, जो इक्वेशन दिया था उसमें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है इस केस में, मोस्ले में? व्हेन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज ना, एक डिक्रीज किसी ने बोला, स्नेहा, डिक्रीज नहीं होगा ना, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोस्ले ने क्या करता होगा, जो अननोन कंपाउंड का एटॉमिक नंबर निकालना होता था ना, उसमें कैथोड रे पास करवाता था और उसका जो एक्सरे निकलता था उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करता था, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पुट करता था और ए और बी के वैल्यू पुट करता था और उसको जेड निकल के चला आता था। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, न्यूलैंड्स पढ़ लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने डुबोर्नियस पढ़ा, हेलिक्स पढ़ा, न्यूलैंड पढ़े हम,
उसके बाद लोथर मेयर पढ़े, ठीक है। उसके बाद मोस्ले पढ़े, मोस्ले जो हमने इक्वेशन निकाला। अब हमारा नेक्स्ट है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तब हम नेक्स्ट पे चले आए जो हम आज पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मुझे बताओ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके बेसिस पे है, उसका प्रिंसिपल क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ड्रॉ किया गया है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, बेसिस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मैं आपको लिखने के लिए बोला था, आप लिख के लाए होंगे, नहीं लिख के लाए होगे तो लिख भी लेना। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर इंफॉर्मेशन बेसिस लिए केवल पढ़ के आपको बता रहा हूँ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर कुछ अलग ही कंसेप्ट चला आया, क्या कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनमें डिफरेंशिएट करना है तो एटम को एटॉमिक मास की तरह नहीं भरो, एटम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो। यानी जो मेंडलीव का दिया हुआ पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया था, ज्यादा एटम ज्यादा एलिमेंट को सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनरेशन हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे एलिमेंट को पुट करना स्टार्ट किया गया और काफी हद तक, मतलब ऐसा नहीं कि 100% सही है, मतलब सही सही बताता है। अभी भी देखे हुए कि लैंथेनाइट एक्टिनाइट को नीचे भी लिखा जाता है, लेकिन काफी इसमें एरर कम आए और उस प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने सही से एनालिसिस कर पाया है। जैसे एल्कली ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, पी ब्लॉक, चाल्कोजेन, पिनकोजेन, हैलोजन। तो कह रहा है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट का, वो उसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, उसी को हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो नेल्स बोर ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया था। तो नेल्स बोर कंस्ट्रक्ट लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, नेल्स बोर कंस्ट्रक्ट लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आज के टाइम में 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता है, ठीक है। अब पीरियड्स के बारे में क्या क्या है, पीरियड में हॉरिजॉन्टल रो, इन पीरियड एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम जानते ही हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां अरेंज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है उस पर स्टार लगा देना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। द इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम इट्स प्रीवियस एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हिच एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम प्रीवियस एलिमेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में आएगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एमसीक्यू में, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिख लेना लास्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईच पीरियड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू s orbital in the first element and p orbital in the last element। यानी अगर हम पीरियड में देखें तो पहला हमारा है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो राइट डाउन कर लेना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पीरियोडिक टेबल के जो पहला है अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है। और अगर हम इनर्ट गैस में जाए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दैट सबसेल,
लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन डेड सबसेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में आता है, और अगर हम हेलोजन के इनर्ट गैस के बारे में बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है। तो वही ये बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट होता है तो जो उसका पहला एलिमेंट होता है उसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, पी एस में, और इनर्ट गैस के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, पी में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन पीरियड एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल अबाउ रूल, यानी ये भी इस पे स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। यानी जो हम आज के टाइम में पीरियोडिक टेबल जो हम फिलअप करते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल लो वो भी सही है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बोल लो वो भी सही है, और अबाउ रूल के अकॉर्डिंग बोल लो वो भी सही है। कैसे? यानी अबाउ ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का तरीका, 1s फिर 2s फिर 3s। तो उस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप के तरीके बताए थे वैसे वैसे हम एटम को अरेंज करते हैं, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे उसका एनर्जी वैल्यू बढ़ता है तो वैसे हम फिलअप करते हैं। यानी पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज इन, पीरियड के अंदर बोला गया है, ये नहीं कि 10 के बाद फिर यहां से, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट बोला गया है। n+l रूल को फॉलो करता है, सोच सकते हो n+l रूल बताया था मैं तुम लोगों को, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सेल में भरा जाता है, वो ऐसे फिलअप करता है। जैसे बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। उसको या तो कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या उसको n+l रूल या अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोल लो। यहाँ तीन चीजें हमें मिला, एक डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, एक अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट हमें एटम को जमाया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउ रूल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी अबाउ रूल ने जो बोला था उसको एक ग्राफिकल, मतलब कुल मिला के जो पीरियोडिक टेबल उसको ग्राफिकल नॉलेज बता दिया कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो ग्राफिकल है, जो अबाउ रूल बताए थे उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एवरी पॉइंट स्टार्ट विथ अल्कली मेटल एंड एंड विथ नोबल गैस। हम तो जानते हैं कि इस ब्लॉक में स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको टीच कर चुका हूं। नेक्स्ट है पीरियड नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू देयर हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर n, क्वांटम नंबर n। तो आपको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया हूं, और हमने बोला भी था कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1s1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर ये 1 होगा। ठीक है, एक केवल हीलियम को छोड़ के सब सही होता है, हीलियम छोड़ दो, हीलियम एक्सेप्शन है। लिथियम 1s2 2s1, ये किस पीरियड का है, तीसरे का है, सॉरी दूसरे का है। नियोन, हीलियम के बाद लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम 1s2 2s2, किस पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, किस पीरियड का है, यानी ये जो n है वो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये वाला n, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही तो पीरियोडिक नंबर बताता है, यानी पीरियड कौन सा पीरियड है यही तो रिप्रेजेंट करता है। हमने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ग्रुप एंड ऑर्बिट, याद है, बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के बाद बताया था। तो ये ग्रुप नंबर, ये पीरियड नंबर बताता है। तो दिस वन इज रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो वही ये बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जनरल एवरी पीरियड स्टार्ट विथ अल्कली एंड पीरियोडिक नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ये पीरियड नंबर होता है वो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट। उसने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिमेंबर वाला पॉइंट, इन फर्स्ट पीरियड 1s ऑर्बिटल इज फील्ड। फर्स्ट पीरियड में केवल 1s ऑर्बिटल फिल होता है फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और वो शॉर्टेस्ट पीरियड है।
सेकेंड पीरियड 2s और 2p फिल होता है। हम जानते हैं ना कि लिथियम से लेके नियॉन तक 2s और 2p तक फिलअप होता है। और फर्स्ट ये कुल मिलाकर सेकेंड शॉर्टेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट पहला जो है शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल छोटा है, और ये फर्स्ट शॉर्ट है। थर्ड पीरियड के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? 3s में और 3p, 3s में और 3p में आते हैं, इसलिए इसको सेकेंड शॉर्ट बोला जाता है, मतलब थर्ड नंबर पे है। फोर्थ पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कहाँ आते हैं? 4s में, 3d में और 4p में। तो ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट होता है। तो फोर्थ पीरियड इज फर्स्ट लॉन्गेस्ट होता है। दी फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, लॉन्गेस्ट नको, फर्स्ट लॉन्ग है ये। एलिमेंट विथ 3d कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम से जिंक तक हम कैसे भरते हैं? 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d6, 3d6, 3d7, 3d8 ऐसे हम भरते हैं। 21 to 30 दे आर प्लेस्ड इन पीरियड नंबर फोर्थ पीरियड। हम जानते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक कौन सा पीरियड होता है? 30 होता है। सब मैं टीच कर चुका हूं तुम लोगों को, इसीलिए मैं ऐसे केवल पढ़ के इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही टीच किया था, सेपरेट सारा टीच किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो स्कैंडियम टू जिंक इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, 3D सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बाद फिफ्थ पीरियड में 5s, 4d और 5p में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, इसको सेकेंड लॉन्ग बोलते हैं। और उसके बाद एलिमेंट 4d वाइट्रियम से कैडमियम यानी 48 तक होता है, जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। सिक्स पीरियड यानी कहां से कहां तक? सिक्स पीरियड जो होता है लॉन्गेस्ट बोला जाता है, यानी सबसे ज्यादा इसमें एलिमेंट होता है। सिक्स पीरियड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। मैं रीजन बताया था तुम लोगों को कि सबसे लॉन्गेस्ट क्यों होता है, तो वहां लेंथेनाइट्स एलिमेंट भी काउंट होते हैं। सेवेंथ में इनकम्प्लीट होने की वजह से हम सेवेंथ नाम नहीं लेते हैं। तो एलिमेंट विथ 5d कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम टू हॉफनियम। लैंथेनम टू हॉफनियम कहाँ रहता है? लैंथेनाइट सीरीज का ही पार्ट है वो। 58 से लेके 72 तक, फिर 72 से लेके 80 तक फिफ्थ ऑर्बिट में रहता है, सॉरी सिक्स ऑर्बिट में। उसके बाद 7 में सब लिखवा चुका हूं। तो 7th में कहां कहां रहता है? लैंथेनाइट सीरीज कौन है? एक्टिनाइट सीरीज कौन है? एक्टिनाइट सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? ये सब ऑलरेडी टीच कर चुका हूं मैं। तो ग्रुप और उसके बाद है ग्रुप और उसके बाद आईपीएससी नेम। तो ग्रुप देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम कैसे डिवाइड किया गया है? फर्स्ट ए टू 7a, फर्स्ट ए से 7a डिवाइड किया गया है। उसके बाद थर्ड बी, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, ये रोमन में भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद 8b को हम तीन पार्ट को हम 8b बोलते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, तीनों ग्रुप को हम 8b के नाम से जानते हैं। अब हमारा रहा आईपीएससी नेम। तो ये मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में, यहाँ तो कम दिया है, मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में सब बता चुका हूँ। ग्रुप नंबर 1 लैंथेनाइट सीरीज होता है, ग्रुप नंबर 2 एक्टिनाइट सीरीज होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली कौन होता है, ग्रुप नंबर कौन सा होता है, एरोजन किसको बोलते हैं, चाल्कोजन किसको बोलते हैं, पिनकोजन किसको बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, लैंथेनाइट सीरीज को लैंथेनाइट क्यों नाम दिया गया है, लैंथेनाइट सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं, सब किस ग्रुप किस पीरियड में रहते हैं, सब स्टार्टिंग में मैंने टीच कर दिया हूं। तो यहाँ पर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारा है जेड। हम अब लिखेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी नेम। तो इसके ऊपर इस बार भी नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी, जेड ग्रेटर देन 100 के लिए। जिसे 101 का नाम क्या होगा, 102 का नाम क्या होगा, जैसे जो एलिमेंट का सर्च होता है उसको पहले आईपीएससी नाम दिया जाता है, फिर उसके बाद जो उसका नाम देना है, जो साइंटिस्ट उसका देना चाहता है वो देता है, लेकिन पहले उसका अपना आईपीएससी, यानी जो केमिस्ट्री में सब अपना रूल चलाते हैं, वो एक रूल के अकॉर्डिंग, आईपीएससी के अकॉर्डिंग, ये जो यूनियन है उनके अकॉर्डिंग एक नाम दिया जाता है। तो नाम देने के पहले इसमें एक दो चीजें हमें जानना होगा कि उसका सफिक्स हम क्या लिखने वाले। तो अगर जीरो है तो जीरो के लिए हम नील यूज करेंगे, और इसका वर्ड जो यूज करेंगे एन यूज करेंगे। 1 के लिए अन यूज करेंगे, और इसका वर्ड जो है लैटिन नेम है, लैटिन नेम है। 2 जो है वो बाई है, और यहाँ बी यूज करेंगे। 3 जो है वो ट्राई है, और 4 जो है क्वाड है। 5 जो है पेंट है। 6 जो है हेक्स है। 7 जो है हेप्ट है। 8 जो है ऑक्ट है, और 9 जो है इन है। यहां पर हम टी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, पी लिखेंगे, एच लिखेंगे, हेक्स और हेप्ट। हेप्ट नहीं, सेप्ट है ये, सेप्ट। ऑक्ट। अब देखो कैसे हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमें 101 का नाम लिखना है, एटॉमिक नंबर 101 का। तो 1 का क्या होगा, 1 का अन होगा, अन। और इसका 0 का क्या होगा, नील, अन नील। इसका क्या होगा, अन। प्लस आईपीएससी ने बोला कि सफिक्स के तौर पे आई यू एम, इयम जोड़ देना है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग है, यानी कि क्यों हम जोड़ते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, आईपीएससी ने बोला है। तो 101 का नाम क्या हो जाएगा, अन नील अन यम। इसका नाम हो जाएगा अन नील नियम। और इसको सिंबॉलिक रूप में क्या बोला जाता है, ये अन नील अन, यू एन यू, यानी ये सिंबल है इसका। ये पहला वर्ड जो है वो सिंबल बताएगा। लेकिन ये 1997 में ये नाम लिखा जाता था, 1977 में नाम लिखा जाता था। बाद में इस नाम को, इस एलिमेंट को दूसरा नाम रख दिया गया, उसका नाम है मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, जिसको हम सिंबल में एमडी बोलते हैं। तो 1977 में ये नाम दिया गया था, और 1997 में बाद में ये नाम दे दिया गया है। तो देखो 111 तक अभी नाम दे दिया गया है, 112 से लेकर 118 तक अभी नाम नहीं दिया गया है। 112 से लेकर 118 तक केवल अभी आईपीएससी नेम है, उसका नाम जो कॉमन नेम है जो साइंटिस्ट का दिया हुआ है वो नहीं है। तो अब मुझे अपने नोटबुक पे लिख के बताओ कि 102 का नाम क्या होगा। अच्छा, ये नाम आपको रटना पड़ेगा, ये नाम जो दिया गया वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये मेमोराइज बेस्ड है। तो आप बताओ आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा 102 का, सॉरी 101 का हो गया ना, 102 का क्या होगा, 102 का आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, व्हाट विल बी आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ 102। तो 1 का क्या होगा, अन। 0 का क्या होगा, नील। और 2 का क्या होगा, बाई। और क्या जोड़ देना है, आई यू एम। अब देखो एक चीज, 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखते हैं, तो एक को हटा देंगे, एक को हम उड़ा देंगे यहां से। इसका नाम क्या हो जाएगा, अन नील, अन नील बियम। तो बी का आई उड़ा देंगे, बियम, अन नील बियम। इसका सिंबल क्या होगा, यू एन बी। इसका सिंबल क्या होगा, यू एन बी, यू एन बी।
और आज के टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं? नोबिलियम, NO। आज के टाइम हम बोलते हैं नोबिलियम। तो आज के टाइम हम इसको बोलते हैं नोबिलियम, तो आपको रटना पड़ेगा नोबिलियम। अब मुझे बताओ 103 का नाम क्या लिखोगे? तो आप लिखना स्टार्ट करो 103 का, 104 का। 103 का आप नाम क्या लिखोगे? 103 का नाम क्या लिखोगे? अनिल्ट्रियम। तो जहां दो भवेल आएगा एक आई को उड़ा देना है, लिख लोगे ना? तो ये 1977 में नाम दिया गया था, मतलब आज भी हम देते हैं, लेकिन बाद में 1997 में। लेकिन कुछ अभी भी एलिमेंट है जिसको हम केवल IPSC नाम से ही बुलाते हैं, उसका अभी कॉमन नेम नहीं लिखा हुआ है। तो ये IPSC का नाम है, तो ये भी चलता है और ये भी चलता है, मतलब ये निक नेम ये IPSC ने नेम दिया है। तो 101 से लेके 118 तक IPSC का नाम है, लेकिन उसमें से अभी भी कुछ भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका भी नाम कॉमन टाइप का नहीं आया है, इसलिए। तो आप नाम सबका लिख लोगे। तो एक बार जो आप ट्राई करना 101 से लेके 118 तक, आपका बुकलेट पे लिख के दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे। और जहां पर 1997 में एक सिस्टमेटिक लिखा हुआ, एक IPSC लिखा हुआ था, वो जो 1997 में जो नाम लिख के दिया हुआ उसको लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ये जो नाम है उस दोनों नाम IPS, देखो जो कुछ भी नोमन केमिस्ट्री के अंदर जो भी नाम देना होता है वो नाम देता है कौन? IPSC नाम उसका देता है, मतलब जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है IPSC वो नाम देता है। इसीलिए नाम कोई पर्सनल साइंटिस्ट नहीं दे देंगे कि हम दे देंगे। अगर पर्सनल साइंटिस्ट अपने भी नाम पे देना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पहले उसको रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है, तब वो नाम उनके नाम पे आता है। तो कुल मिलाकर हम बोल देते हैं कि IPSC ही नाम लिखने के बताता है। तो IPSC के रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, या तो इंडिया हो या अमेरिका हो या चीन हो या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, वो IPSC के नाम के अनुसार से चलेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल इसके आगे हम देखेंगे। तो इसके आगे हम अब लगभग हमारा बेसिक जो है वो खत्म हो चुका है, कि हमने आपको सिखा दिया। कल से थोड़ा सा आप लिख के लाना पेज नंबर 4 पे और 5 पे, रेडियस के पहले तक सब लिख के लाना, रेडियस के पहले तक, यानी आप पेज नंबर 7 के जो एटॉमिक रेडियस है उसके पहले तक सब लिख के लाना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो आपको हम बिना लिखे हम लिखवा के देंगे। तो एटॉमिक रेडियस के पहले तक पेज नंबर 7 के पहले सब लिख के लाना। ओके, थैंक्स टू ऑल।